बड़ी है जो क्या वो क्वांटम नंबर्स को ही हमें रिपीट करना, ठीक है, क्लियर। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है अब्बो रूल, बट हमने क्वांटम नंबर के क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से होंगे, ठीक है। तो कल हमने लास्ट जो नोट छोड़ी थी वो ये कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, ये हमने लास्ट छोड़ा था। और s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। p ऑर्बिटल कहेंगे तो 2 ही आएंगे, लेकिन p सब शेल कहेंगे तो कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। d सब शेल कहेंगे तो 10, और s सब शेल कहेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है या नहीं? यहाँ तक पता है या नहीं पता? पता है ना? जिन्हें नहीं पता उनको मैं एक बारी बता देता हूँ ये हमने किया कैसे है। हमने कल क्वांटम नंबर पढ़े थे। पहला क्वांटम नंबर शेल नंबर बताता है, फिर दूसरा क्वांटम नंबर ये बताता है इस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, इस शेल के अंदर कितनी सब शेल्स है, ओके। और फिर तीसरा क्वांटम नंबर ये बताता है इस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, इसमें एक ही है। इस सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, याद आ गया आपको? -1 0 +1 एंड सो ऑन। और चौथा क्वांटम नंबर ये बताता है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये s सबशेल है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आए। p सबशेल है, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन आए, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आया कितनी सबशेल होती है, कितने ऑर्बिटल, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए। डन। तो एक बारी इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। लिखिए बेटा पहला क्वेश्चन, if n equals to 4, if n equals to 4, L equals to 0, n 4 है, L 0 है, m equal to 0, n 4, L 0, m 0. How many electrons it can have? How many electrons it can have? इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्वांटम नंबर हो सकता है? एनीवन बताइए। आंसर इज वेरी गुड बेटा, प्रगति, गुड। आंसर इज 2। क्यों? ये क्या है? शेल। ये क्या है? सब शेल। ये क्या है? ऑर्बिटल। तो ये 4th शेल है। 0 का मतलब क्या होता है? s सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, वही ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल तक पहुंच चुके हो तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो द आंसर इज 2। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे दिमाग ओपन होता है कि भैया ये ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्फ़िगरेशन बना कहां से, इन क्वेश्चन से दिमाग खुलेगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ n equals to 3, L equals to 1। अगला, if n equals to 3, L equals to 1, ठीक है। how many electrons possible? how many electrons possible? एक एटम में अगर n 3 है और L 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल है? बोल बेटा। वेरी गुड, जिसने भी आंसर बोला है 6 करेक्ट है। कैसे? बेटा n is 3, ओके, शेल इज 3rd, L is 1, दैट इज P। इसका मतलब अभी m आना बाकी है, और m आएगा क्या? या तो -1 या 0 या +1। यानी इस L के लिए ये 3 m अभी आ सकती है, ठीक है। और हर m के लिए 2 s की वैल्यू भी आ सकती है, यानी 3 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं इसमें, और 3 ऑर्बिटल का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। तो ये 3p था, लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3p में। तो इट इज अ कॉमन सेंस, जिसे रटा हुआ है कि वो कहेगा p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डायरेक्ट लिख देगा 6 इलेक्ट्रॉन। बाकी कैसे सोचेंगे? अगर L1 है तो m अभी 3 वैल्यूज आएंगे, और हर वैल्यूज के लिए 2 वैल्यू और आएंगी s, दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब आया समझ? अगला क्वेश्चन, if n equals to 4, L equals to 2, n4, L2, m0, n equal to 4, L equals to 2, m equals to 0, how many electrons? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
आंसर इज 2। अब इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ये कि समझो, ये है फोर्थ शेल, ये डी, 2 का मतलब डी, डी सब शेल। इसके बाद 4D में तो 5 ऑर्बिटल आएंगे ना, -2, -1, 0, +1 एंड +2, 5 ऑर्बिटल आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया m 0 ही होना चाहिए, दैट इज यू रीच टू ए ऑर्बिटल। आप एक ऑर्बिटल तक आ चुके हैं, कोई भी नाम दे दो इसे, x y y z या कोई भी। अगर आप एक ऑर्बिटल तक आ चुके हैं तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। इसलिए इसका आंसर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब समझ में आया? बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट, if n equals to 2, if n equals to 2, how many orbitals are possible? ध्यान देना, इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्बिटल पूछे हैं। if n equals to 2, how many orbitals are possible? ये सब शेल्स है, अभी ऑर्बिटल पूछिए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। चलिए, इसका एक तरीका, ये शॉर्टकट भी है जो आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ते आ रहे हो, वो भी पढ़ सकते हैं, या सिंपल देखिए। वेरी गुड बेटा, नहीं 8 नहीं 4 है बेटा, मैंने ऑर्बिटल पूछे, आपने इलेक्ट्रॉन बताए। इफ n इज 2, तो l या तो 0 होगा या 1 होगा, ये दो हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद m आता है, ऑर्बिटल ये बताता है, अगर ये 0 है तो m 0 है, ये 1 है तो ये -1, 0, +1 है, यानी 3, ये 1 थे, मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। याद आया? नहीं याद आया? आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो अधिकतर बच्चों को बोलते ही याद आ जाता है। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इफ शेल इज n, तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? ये पढ़ा है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इतने, तो ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? कॉमन सेंस, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑर्बिटल तो इतने होंगे। तो अगर मैंने आपको शेल नंबर बताया है 2, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपने फॉर्मूला लगा दिया, एक बच्चे ने 2n² 8। बट मैंने खाली पूछा है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का आंसर क्या आएगा? 4, 2 का स्क्वायर। तो पॉइंट करके नोट करके लिखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। बेटा लैंग्वेज में ध्यान देना, ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। समझ में आ रहा है? एक शेल के अंदर, ये ना हो कि पूरे एटम में बताने लगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल इक्वल्स टू n²। अगर शेल का नंबर n है तो उस शेल के अंदर ऑर्बिटल n²। समझ में आया? ये गलती मत करना कि मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ एक एटम में 4 शेल है, कितने ऑर्बिटल होंगे? तो कोई बच्चा जल्दबाजी में ये मत करता ना 4 का स्क्वायर 16, वो तो 4th शेल में 16 है, 3rd शेल में 9 है, 2nd शेल में 4 है, और 1st शेल में 1 है। सबका एडिशन आएगा सब। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? और इसी में एक और लिख लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। एक शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इक्वल्स टू 2n²। आई होप तो ये तो आपने 10th में सभी ने पढ़ा होगा, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2n²। डन। अब बच्चों क्वांटम नंबर का दूसरे तरीके से क्वेश्चन करके देख रहे हैं। बताइए बेटा, ये मैंने लिखा है 1s2, 2s2, 2p, चलिए सिंपल करता हूं पहले, 2p6, 3s1। मैं कह रहा हूं ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, दिस वन 11th इलेक्ट्रॉन, ये 11th इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, मान लो सोडियम ही है, दिस वन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा इसके लिए सारे क्वांटम नंबर बताने, गिव ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन से आप बताइए। सबसे पहली बात, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में आ रहा है, तो n की वैल्यू 3। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? किसी के दिमाग में ये तो नहीं है 0, 1, 2, 3, या कॉमन सेंस ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो है, यहाँ तो है नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल पूछा है, फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इस इलेक्ट्रॉन के लिए L क्या होगा? बोल रहे बेटा L, L L L, वेरी गुड। तो यहाँ आंसर सिर्फ 0 बोलेंगे, जैसे सभी बच्चों ने सही बोला। कई बार बच्चे पता क्या बोलते हैं? 0, 1, 2।
अब एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं तो इसी का जवाब देना। थर्ड शेल में एस है, पी है, डी है, हमें क्या लेना देना। हम पूछ रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन का एल बता, तो वेरी गुड, आपने सही बताया है, ये एस में है और एस के लिए एल की वैल्यू 0। तो एम बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, 0 ही होगा। क्यों? एम तो होता है माइनस एल से प्लस एल, और माइनस एल से प्लस एल तो खाली एक 0 ही बचा, तो फिर ए की वैल्यू 0, यानी एक ऑर्बिटल है। और अब पहला इलेक्ट्रॉन है। जनरली हम पहले इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ कहते हैं, जनरली पहले इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ कहते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, ऐसे निकाल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखिए क्वेश्चन, गिव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है नियॉन का, और इसके चारों क्वांटम नंबर बताइए। गिव ऑल द फोर क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, नियॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन। डन? अच्छा, जिन बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो बेटा पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें। 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s में 2 जाएंगे, 2s में 2 जाएंगे और 2p में 6 जाएंगे। और ये 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो n की वैल्यू 2 आएगी, l की वैल्यू, जल्दबाजी मत किया कर, 0 1 2 ऐसे लिखते हैं ना। ये n अगर 2 है तो l 0 और 1 दो ही वैल्यू, 1 ही तो आएगी, 0 से गिनती शुरू किया करो। अगर l 0 है तो m की वैल्यू क्या, सॉरी l 1 है तो n क्या आएगा। तो ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन जनरल हम लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम 0 कह देते हैं, ये -1, ये +1, उल्टा भी लिखोगे तो चलेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है, बट इधर प्लस और इधर माइनस ज्यादा अच्छा होता है, ये -1 और स्पिन को माइनस। ठीक है, कोई डाउट? बेटा ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये तो हम जनरली प्लस, पहले इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को माइनस हाफ। बोलो कोई डाउट? डन बेटा, क्लियर? कर लेंगे ऐसे, एक दो और करके बताइए बेटा। ठीक है, ऑल द फोर क्वांटम नंबर फॉर लास्ट एंड सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है बच्चों। लास्ट एंड सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम के लिए चारों क्वांटम नंबर बताइए। गिव ऑल द फोर क्वांटम नंबर फॉर लास्ट एंड सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। डन? डन? बताओ, आप पहले याद करिए, जिन बच्चों को अभी तक ये याद नहीं है कि पहले 1s आता है, 2s आता है, 2p आता है, 3s आता है, 3p आता है, 4s आता है। यहाँ पे 20 इस समय कंप्लीट होते हैं। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 4s2 और सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 4s1, तो ये मैंने अलग से ही लिख दिया। और अब अगर मैं इनके क्वांटम नंबर की बात करूं तो n = 4 दोनों के लिए, l = 0 दोनों के लिए, क्योंकि ये भी s है ये भी s है। m = 0, अगर l 0 होता है तो m भी 0 होता है, एंड s = +½ और यहाँ माइनस, क्योंकि अच्छा सॉरी, पहले वाले के लिए -½ और दूसरे वाले के लिए प्लस। डन? बेटा s वाला क्या है, ये ध्यान से देखिए, 4s1 है, तो 4s1 यानी ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और ये 4s2 है, यानी ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। डन? कर लेंगे बेटा। ये एग्जाम्पल किस चीज का दिया मैंने आपको, ये एग्जाम्पल किसका है, ध्यान से देखिए, कोई बच्चा बताएगा कि 3 क्वांटम नंबर सेम है और चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट है।
इट इज नेम्ड एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक हेडिंग हमने पढ़ या उसका एग्जाम्पल बोला है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि एक एटम में, किसी एक एटम में, अलग अलग एटम में, एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चार में से तीन सेम हो सकते हैं, चौथा गारंटेड अलग होगा। मतलब एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस एक जैसा नहीं, यानी दोनों के एड्रेस में अंतर रहेगा ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये संभव है कि ये एक ऑर्बिटल तक एड्रेस सेम हो, लेकिन उस ऑर्बिटल में फिर स्पिन का एड्रेस अलग होगा ही। ठीक है, तो हेडिंग का नाम लिखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज द वर्ड एक्सक्लूजन स्टैंड? कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। लिखते हैं नो टू, सॉरी, इन ए एटम, स्टार्टिंग करिएगा, इन ए एटम no two electrons in a atom, no two electrons can have same value in a atom, no two electrons can have same value for all the four quantum numbers. In a atom, no two electrons can have same value फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। लिख लिया, अभी समझ में आएगा, इंग्लिश है ना, थोड़ा सा दिक्कत करती है। ठीक है, इन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द, सॉरी, सेम वैल्यू फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, फुल स्टॉप। थ्री में बी सेम, तीन सेम हो सकते हैं, बट फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। तीन तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा हमेशा ही क्या आएगा, अलग आएगा। थ्री में बी सेम बट फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। मतलब तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं। पॉइंट समझ में आया? ये कहा गया है बेटा कि एक एटम में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, तीन सेम होंगे, चौथा नहीं होगा। बेटा इससे मतलब क्या है, व्हाट इट सिग्निफाइज, व्हाट इट मीन्स? एक तो ये आया कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इट्स यूनिक आईडी एड्रेस। एक और क्या आया, और बच्चों क्या आया? बेटा ध्यान से सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये भी कहा गया है एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ज्यादा नहीं आएंगे। ध्यान से देखो, यही कहा गया, इसमें ये कहा गया है ना, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन वैल्यू सेम हो सकती है, और चौथी वैल्यू में अलग होगा, वो भी दो ही टाइप की। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आए। और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट द वर्ड एक्सक्लूजन स्टैंड्स फॉर, तो वहां आंसर होता है दैट इज, इट इज एक्सक्लूसिव, दैट वन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज एक एक्सक्लूसिव है यहाँ, कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा कभी नहीं है। लिखिए इसका मतलब नेक्स्ट लाइन से, वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम accommodate टू इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम accommodate टू इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एक्सक्लूसिव। यही बात इसकी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की है, जिसे एक्सक्लूसिव कहा जा रहा है। इट इज एक्सक्लूसिव। तो ये हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल। बेटा इसको लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, चाहे आप यही लिख लें या कोई भी लिख लें। ठीक है, अगला वर्ड लिखे बेटा आप कॉपी में, हुंड्स रूल, HUNDS, हुंड्स रूल, और फुल फॉर्म है इसकी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। सिंपल भाषा में इसे हुंड्स रूल कह देते हैं हम, और वैसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। व्हाट इज हुंड्स रूल? बच्चों पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल, ये कब लगाना है? इट इज एप्लीकेबल ऑन डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये चीज पहले बताइए, समझ में आती है कि ये हुंड्स रूल लगाना ही कहाँ, हर जगह नहीं लगाना, जहां डीजेनरेट हो ऑर्बिटल। व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल?
बेटा एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनको डीजनरेट कहते हैं। यानी ये पी सबशेल है जिसमें ये पी एक्स पी वाई पी जेड है, जिसमें आपने 0 +1 -1, या ये डी सबशेल है और डी सबशेल में आपने -2 -1 0 +1 +2 या वॉट एवर डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ओके, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है ना। तो ये सारे ऑर्बिटल डीजनरेट कहलाएंगे, ये तीनों डीजनरेट कहलाएंगे। तो एक सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। एस सबशेल में एक ही होता है तो उसके मतलब ही नहीं है। पी सबशेल में ये 3 डीजनरेट है, डी में 5 ऑर्बिटल डीजनरेट है, एफ में 7 ऑर्बिटल आएंगे वो डीजनरेट होंगे, या 3 5 फिर 7। अब ये रूल कहता क्या है? ये रूल कह रहा है डीजनरेट का मतलब है एनर्जीज बराबर है, और इस रूल का ये कहना है कि अगर इसमें फिलिंग कर रहे हैं, बेटा किसमें फिलिंग कर रहे हो? डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, इन सबकी एनर्जी बराबर है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ये रूल कह रहा है पहले तुम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरो, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भरा जाएगा, अगला यहाँ भरो, उससे अगला यहाँ कहीं नहीं भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा, अब अगला, अब कहीं भी पेयर कर दो, कहीं कर सकते हो लेकिन चलो पहले में करो। तो व्हाट इज दिस रूल? उन रूल में है क्या? ठीक है, जैसे ना वो बने नहीं मीम्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, टुडेस टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, टुडेस टॉपिक, वही काम इसने किया। तो हुन्स रूल की डेफिनेशन क्या आई? व्हाट इज हुन्स रूल? पहला पॉइंट इसे लिखेंगे, इट इज एप्लीकेबल ऑन डीजनरेट ऑर्बिटल। फिर क्या लिखेंगे? इससे क्या गवर्न हो रहा है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय दिस रूल। इस डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है ये गवर्न हो रहा है। अब बताओ भी रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगल इन एनी ऑर्बिट, ठीक है, एंड पेयरिंग इज डन। पेयरिंग कभी करेंगे? व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, जब सारे के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तभी पेयरिंग करें। या पेयरिंग कैन नॉट बी डन, पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते टिल व्हेन एनी ऑर्बिटल इज वेकेंट। अगर कोई भी ऑर्बिटल खाली है और आपने पेयरिंग करा दी तो गलत। समझ में आ गया हुन्स रूल? और इसे मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी क्यों कहते हैं? मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी करने का मतलब होता है मैक्सिमम ओरिएंटेशन। तो यहाँ जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीनों को आप अलग अलग भरेंगे तो तीनों के ओरिएंटेशन अलग हो गए ना, तो यहाँ ओरिएंटेशन ज्यादा दिखने लगे। तो यहाँ पूछा जाता है मल्टीपलिसिटी का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम ओरिएंटेशन। चलिए हुन्स रूल लिखिए, पहला पॉइंट लिखें जो आप लिख चुके हैं, सॉरी, इट इज एप्लीकेबल ऑन डीजनरेट ऑर्बिटल। फिर दूसरा लिखें, filling of electron in degenerate orbitals, filling of electrons in degenerate orbitals is governed by it. Filling of electrons in degenerate orbitals governed by it. फिर डेफिनेशन लिख लीजिए क्या है हुन्स रूल? बेटा अगली लाइन से लिख लीजिए, पेयरिंग कैनॉट बी डन, पेयरिंग कैनॉट बी डन, cannot be done in any orbital till, बेटा कब तक नहीं कर सकते? till any degenerate orbital is vacant, till any orbital is vacant. Pairing cannot be done till any orbital is vacant. ठीक है, अगर कोई भी ऑर्बिटल वेकेंट है तो हम पेयरिंग नहीं। बोलो आया समझ में? नेक्स्ट, इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते थे कि पेयरिंग कैन डन ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगल फिल्ड। ठीक है, फिर लिखें इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम ओरिएंटेशन, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम ओरिएंटेशन, देयरफॉर मोर स्टेबिलिटी। अगर ओरिएंटेशन ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 7 इसका सबसे ज्यादा बोले जाने वाला एग्जाम्पल है। एटॉमिक नंबर 7 का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, और यहाँ 1s को नहीं बनाएंगे चलेगा,
2s को नहीं बनाएंगे चलेगा, 2p3 के लिए दिखाना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, पहले में 2 फिर 1, पहले में 1 फिर 2, तो आपको समझ में आ रहा है तीनों में एक एक भरा जाए। एग्जाम्पल लिख लिया है, दैट इज Hund's रूल। बोलो क्लियर है बेटा? ये मान के चलो इन 3 या 4 क्वेश्चन में से एक जरूर आएगा। कल हमने पढ़ा अफबाउ, याद आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसे कहते हैं अफबाउ। फिर हमने पढ़ा पॉली, पॉली आज देख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं, कई बार पूछ लेगा एक्सक्लूजन क्या है, पॉली क्या है या कोई और। फिर वुंड्स तीसरा जो अभी किया कि डीजनरेट ये है। पहले तीनों क्लियर है? अब देखो क्लियर है तो एक क्वेश्चन से पता होगा कि आपको समझ में आया या नहीं। बताइए बेटा, ये है क्वेश्चन कि एक बच्चे से हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो एटॉमिक नंबर 7 का, और उस बच्चे ने कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया है 1s7, ठीक है? तो गलत है। अब आपसे क्वेश्चन है उसने किस रूल को फेल किया? उसने अफबाउ, ये भी आपने कल पढ़ा था अफबाउ प्रिंसिपल, क्या ये फेल किया? उसने हुंड्स रूल फेल किया, या उसने पॉली फेल किया, या जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं ना कि कॉम्बिनेशन में बताओ 1 is fail, only 2 is fail, only 3 is fail, 1 and 3 is fail, 1 and 2 is fail, all are failed, ऐसे करके, ठीक है? सारे फेल कर दिए बेटा। इसका आंसर है खाली पॉली। यही तो हमसे जल्दबाजी में गलती होती है, हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। ध्यान से देखो, उस बच्चे ने 1s7 लिखा है, एक मिनट सुनिएगा बेटा ध्यान से। अब वो ये कहता है 1s में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p में। और कभी कोई बच्चा ये करे कि 1s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 2p भरे, फिर 2s भरे, तो गलती है। मतलब इसे छोड़ के आप आगे कैसे बढ़ गए, तो गलती। उनने तो चालाकी दिखाई, वो इसी के आगे नहीं बढ़ा, नहीं? तो ये तो गलत नहीं हुआ, ये उसने फेल नहीं किया। इसे फेल करने का मतलब था इस ऑर्डर को पलट देना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ये तो लगता है डीजनरेट ऑर्बिटल में, और यहां हम कभी डीजनरेट ऑर्बिटल दिखाते ही नहीं, या तो पूरा का पूरा पी सबशेल एक साथ दिखाते हैं। कभी यहाँ लिखा थोड़ी जाता है पी में 3 है तो 3 ऐसे दिखाते थोड़ी है, तो पी में 3 लिखे जाते हैं, तो यहाँ तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो फेल तो खाली ये हुआ, क्यों? पॉली ने कहा था एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना, यहाँ ऑर्बिटल एक ही है और इलेक्ट्रॉन कितने रखते हैं अपने 7, तो यहाँ फेल हुआ खाली पॉली। अब वो नहीं फेल हुआ, वुड फेल। अब आया समझ में? क्लियर? इसीलिए कहते हैं देखो, आपको अब्बाउ भी समझ में आ गया था, वुड भी समझ में आ गया था, पॉली भी समझ में आ गया था, लेकिन जो क्वेश्चन आया वो आपसे ना हुआ, ठीक है? आपको समझ गया था, क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो पॉइंट क्या है, क्वेश्चन से समझ में आता है, इसलिए बार बार कहता हूँ खाली थ्योरी मत रटिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिए, वो ब्रेन ओपन करते हैं। अच्छा इसका मतलब ये था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, उस पर फोकस करें, ठीक है? अब इसके 2 एक्सेप्शन है अफबाउ के, 1 is 24, 1 is 29। बात नहीं बेटा, एटॉमिक नंबर 24 और 29 एक एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये है क्रोमियम का और ये है कॉपर का। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे 1s से लिखो, चाहे यहां लिख सकते हैं आर्गन 4s एंड 3d। सिमिलरली आर्गन 4s एंड 3d। जो बच्चे एकदम सही भरते हुए आएंगे उन्हें ये लगेगा 4s2 3d4, 4s2 3d9, बट जब एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिकल किए, तो ये समझ में आया ये गलत है। और प्रैक्टिकली यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन जंप कराया है, ये नेचर में ही ऐसा होता है, दैट इज इट इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये नेचर में ही ऐसे पाए जाते हैं 3d10 और 3d5, ठीक है? तो ये 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। यहाँ इन दोनों जगह अबोव प्रिंसिपल फेल है बेटा। अबोव क्यों फेल है? क्योंकि यहाँ 4s पूरा भरा नहीं, पहले 3d में पहुंचे, यहाँ 4s भरा नहीं, 3d में कैसे पहुंचे? तो इन 2 जगह आप कहेंगे अबोव प्रिंसिपल फेल है। क्लियर है? अब पॉइंट आया क्यों फेल हो गया, रीजन तो बनाया इसके लिए। पहला रीजन ये बना हुआ है, दैट इज सिमेट्री रीजन। एनसीईआरटी ने 2 रीजन दे रखे हैं, वही याद रखें। सिमेट्री यानी डी में जब हाफ फिल्ड हो जाता है, या डी में जब फुल फिल्ड हो जाता है, देन
becomes quite symmetrical. ये बहुत ज्यादा सिमेट्री फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं हाफ फिल्ड और इसे कहते हैं फुल फिल्ड। तो बेटा बोथ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर having symmetry. Both these have symmetry and due to this symmetry they are stable. एक तो ये माना गया। बेटा कोई दूसरा रीजन जो है वो किसी बच्चे को पता हो तो बताओ, सिमेट्री के अलावा क्या रीजन है? सिमेट्री के अलावा वेरी बैड, एक्सचेंज एनर्जी इज सेकेंड रीजन। एक्सचेंज एनर्जी क्या है ये रीजन? कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, मतलब वो यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां, यानी ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं ड्यू टू आइडेंटिकल एनर्जी। और क्योंकि ये एक्सचेंज होते जाएंगे, जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं उन्हें याद होगा, रेजोनेंस नाम की एक चीज थी, यानी कई स्ट्रक्चर्स बन सकते थे। तो वो जो रेजोनेंस है, कई स्ट्रक्चर बनते थे, मतलब वहां पाई बॉन्ड एक्सचेंज होते रहते थे, तो एनर्जी का लॉस होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। दिस इज सेम एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ कहीं पे भी टहल सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं, जस्ट लाइक रेजोनेंस। ये स्टेबिलिटी का काम। बोलो बच्चों, क्लियर है? एनी डाउट? आया समझ में? बताइए। एक कल से हम चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे। कल कहने मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे, ठीक है? और चैप्टर 2 में अब कोई डाउट है तो आप डाउट भेज दीजिए। ठीक, क्लियर? चैप्टर 2 क्लियर है? क्वेश्चन करिएगा, डाउट्स भेजिएगा, फिर थैंक यू कल सर। से हम चैप्टर 1 थैंक यू सर। चैप्टर 1 रिवाइज। यू वेलकम।